और लास्ट लेक्चर में हमने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तक हमने डिस्कस कर दिया था। आज जो हमारा नया पॉइंट होगा ये है राइट टू इक्वलिटी। ये यहाँ पे ध्यान रखना, जो लीगल राइट्स है उनके तीन आगे डिविजन्स होती है, सिविल राइट, इकोनॉमिक राइट एंड पॉलिटिकल राइट। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सिविल राइट्स। सिविल राइट जो है इनकी भी आगे डिविजन्स है, ठीक है। तो उसका जो 6th पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, तो वो है राइट टू इक्वलिटी। तो इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात की गई है, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 के बीच में। तो समानता का अधिकार ये बोलता है कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कम्युनिटी और स्टेटस इन द सोसाइटी। किसी भी व्यक्ति में इन तीनों के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। इक्वल राइट्स आर गिवन टू एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति को एक समान अधिकार दिए जाएंगे समाज में। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, सेक्स एंड इकोनॉमिक पोजीशन। तो देखो, चाहे वो कोई भी भाषा व्यक्ति बोलता है देश में, उसकी कोई भी कास्ट है, उसका कोई भी वो मेल है या फीमेल है, या उसके आर्थिक हालात कैसे भी है, उन सभी को एक जैसा ही समझा जाएगा। और इक्वलिटी जो होती है डेमोक्रेसी का, उसको बोल सकते हैं कि कॉर्नर स्टोन होता है, यानी कि उसकी नींव होती है, जो सबसे जरूरी होता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने का अधिकार। तो राइट टू स्पीक आज के टाइम में तो हर एक व्यक्ति को मिलती है, और बिना इस अधिकार के तो हम मतलब जो कन्वर्सेशन होती है, जो बातचीत होती है, उसको भी नहीं आगे बढ़ा सकते, ना ही किसी के सामने अपने आप को रख सकते हैं। तो मैन इज गिवन राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इधर ओरली और इन राइटिंग। तो हर एक व्यक्ति को, देश के नागरिक को अपने अधिकार समाज में रखने का, दूसरों के साथ शेयर करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। चाहे वो ओरली बोल के शेयर करे या राइटिंग्स लिख के वो शेयर करे। इससे क्या होता है कि हर एक देश की जो डेमोक्रेसी है उसकी उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, यानी कि उसके ऊपर लोगों का विश्वास बनता है। जब लोग ही शेयर करेंगे अपने व्यूज, तो निश्चित तौर पे उनको पूरा अधिकार है। और इन केस अगर उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, उनकी आवाज को दबाया जाता है, दैट मीन्स उनके देश की जो डेमोक्रेसी है उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, उसके ऊपर विश्वास कम है। मैं कई बार इसके बारे में क्या बोलते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में, द स्टेट शुड नॉट यूज फोर्स टू सप्रेस ओपिनियन। मतलब स्टेट को फोर्स, शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लोगों की ओपिनियन दबाने में। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है। ओपिनियंस कैन बी फॉट ओनली बाय ओपिनियन। तो ओपिनियन तो ओपिनियन के साथ ही मतलब आगे बढ़ती है, या उसको रखा जा सकता है, या किसी दूसरे के ओपिनियन को उसको काटा जा सकता है। उसके लिए जरूरी है कि दूसरों की ओपिनियन हम सुने। ओनली दस इट इज पॉसिबल फॉर ट्रुथ टू बी रिवील्ड। अगर किसी के विचारों को हम सुनेंगे, किसी को विचार उसके रखने देंगे, तभी ट्रुथ टू बी रिवील्ड, सच उजागर होगा, सच सामने आएगा। सप्रेशन ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन कैन रिजल्ट इनटू रेवोल्यूशन। तो अगर किसी व्यक्ति को उसके विचार रखने की आज़ादी नहीं दी जाती, तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, लोगों का जो रुझान होगा वो रेवोल्यूशन की तरफ जाएगा, क्रांति की तरफ जाएगा। यानी कि वो हो सकता है अपने देश की सरकार के खिलाफ ही बगावत कर दें। 8 पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, अपने देश में कहीं पे भी घूमने का अधिकार, इसको बोल सकते हैं। देश के हर एक नागरिक के पास इतना अधिकार होता है कि वो फ्रीली अपने देश में कहीं पे भी वो घूम सकता है। और उसको प्रोवाइड हर एक इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने पूरे एरिया में घूमे, टू एन इंडिविजुअल टू मेक हिज लाइफ बेटर। और अपनी लाइफ को जहाँ पे भी उसको कन्वीनियंट लगता है वो वहाँ पे जा सकता है, जैसा उसको ठीक लगता है। wherever an individual finds opportunity to make his life better, he moves to that place। तो जहाँ पे उसको कन्वीनियंट लगता है अपने लिए, जहाँ पे उसको अच्छा अपना भविष्य दिखता है, तो वो वहाँ पे जाके सेटल हो सकता है। तो
इसी के साथ उसको ये भी होता है कि उसको अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानने का एक मौका मिलता है कि उसके देश में कितनी विभिन्नता है, कितनी डाइवर्सिटी है। वो घूमता है तभी उसको इसके बारे में जानने को मिलता है। द स्टेट आल्सो गिव्स राइट्स टू गो अब्रॉड। तो देश इतना भी अपने नागरिकों को अधिकार देता है कि वो दूसरे देश में भी जा सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं। इन केस द राइट इज नॉट प्रोवाइडेड, लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल विल बी फ्रॉग इन द वेल। तो अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश में या कहीं घूमने की अपने देश में ही आज़ादी नहीं दी जाती, तो एक व्यक्ति की जिंदगी कैसे हो जाएगी? फ्रॉग इन द वेल, यानी कि एक कुआं है और उसमें एक फ्रॉग है, मेंढक है, तो यानी कि उसकी मतलब जो घूमने फिरने का दायरा वो बहुत ही सीमित हो जाएगा। इसीलिए पूरी आज़ादी दी जाती है घूमने फिरने की। पूरे देश में घूम सकता है, इवन दूसरे देश में भी वो जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू प्रेस। तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उसका इसके साथ आपको डायरेक्टली लिंक देखने को मिलता है कि लोग अपने विचारों को रखते हैं प्रेस के जरिए। तो जैसे बहुत सारे लोग आप देखोगे कि अपने जब बात रखते हैं तो उसका जो एक मीडियम होता है वो क्या होता है कि बुक्स में वो अपने विचार शेयर करते हैं, न्यूज़पेपर में अपनी बात रखते हैं, मैगजीन्स वगैरह होते हैं। दीज सोर्सेस मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, ब्रिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। तो जब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, जो रीडर होता है उससे उसके जो विचार हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है। उससे उनमें राजनीतिक अवेयरनेस भी आती है। पीपल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्लेस देयर ग्रीवेंसेस बिफोर द गवर्नमेंट। साथ ही साथ लोग अपनी जो भी समस्याएं होती है वो सरकार के सामने रखते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, many scams have been unearthed, but the government can put reasonable limitations on the freedom of press। तो ये प्रेस की ही बदौलत है कि बहुत बड़े जो घोटाले होते हैं देश में वो उजागर हो पाते हैं, एक्सपोज हो पाते हैं। एट द सेम टाइम ये भी होता है कि गवर्नमेंट के पास कुछ हद तक लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शंस की पावर भी दी जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति देश के ही खिलाफ लिखना ना शुरू कर दे या कुछ ऐसा ना लिखना शुरू कर दे जिससे समाज का जो माहौल है वो खराब हो जाए। तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सिक्योर जस्टिस। तो जो एक व्यक्ति को न्याय दिलवाया जाता है या दिया जाता है उसकी भी अच्छे से संभाल करना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। Provide justice to poor against exploitation and a right to secure justice is provided by the state। ये सरकार के द्वारा हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड करवाया जाता है कि उसको उसके स्टेट में न्याय मिलेगा। Many rights will come to nothing if right to secure justice is withdrawn from society। बहुत सारे अधिकारों का मतलब खत्म हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति को उसका न्याय सरकार के द्वारा नहीं दिलवाया जाता। Constitution provides us a right to secure justice and टू कंप्लेंट अगेंस्ट इनजस्टिस। संविधान हमें इतनी आज़ादी देता है कि हम अपने जस्टिस की बात करें और इन केस अगर हमें जस्टिस नहीं मिलता तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिविल राइट्स के अंडर राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो संस्था बनाने का अधिकार। To fulfill different necessities of life, man forms many associations। अपनी जिंदगी की देखो बहुत सारी ज़रूरतें होती है तो बहुत सारी सरकार की तरफ से पूरी की जाती है और कई बार एक इंडिविजुअल को लगता है कि उनको पूरा करने के लिए उनको खुद ही पर्सनल लेवल पे कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, वो खुद एक एसोसिएशन स्थापित करते हैं और वो उस एसोसिएशन को स्थापित करने का मेन जो उनका मकसद होता है कि वो अपनी जो ज़रूरतें हैं पूरी करें। और जो एक एसोसिएशन होती है ये किसी भी तरह की हो सकती है, वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है और कल्चरल भी हो सकती है। स्टेट रिकॉग्नाइजेज दीज एसोसिएशन। और ये जो एसोसिएशंस होती हैं, संस्थाएं होती हैं, इनको गवर्नमेंट से, सरकारों से मान्यता मिलती है। To fulfill his needs, man can become member of any association, but state does not allow to form association which are anti-national. State can ban such association।
तो अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए व्यक्ति किसी भी अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए व्यक्ति किसी भी संस्था को जॉइन कर सकता है, मगर सरकार किसी भी व्यक्ति को इस चीज़ की आज़ादी नहीं देगी कि वो ऐसी संस्था बनाए कि वो सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ काम करती है। तो अगर ऐसी संस्था बनती है तो उसको सरकार बैन भी कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ प्रमोशन ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअल हैज फ्रीडम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो समझौता होता है दो लोगों के बीच में या दो संस्थाएं या एक व्यक्ति या एक संस्था के बीच में या दो से ज्यादा के बीच में कई बार हमें समझौता देखने को मिलता है। उसमें मेनली ये होता है कि जो एक दोनों जो साइट्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनके हित हैं उनको सेव किया जा सके, बचाया जा सके। रीजन इज दैट जमींदार एंड फार्मर, देखो जमींदार है और फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट और लेबर के बीच में समझौता होता है, मनी लेंडर एंड बोरोअर्स के बीच में, उनके बीच में भी समझौता होता है, डू जॉइंट बिजनेस एंटर इनटू रिटन कॉन्ट्रैक्ट। इन सभी के बीच में आपको देखो रिटर्न में आपको समझौता देखने को मिलता है, और जो रिटर्न में वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी वैलिडिटी तभी होती है अगर उसको सरकार अप्रूवल देती है। तो उस जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा उसकी उसको उसकी वैधता सरकार के द्वारा दी जाती है। मेन उसका कारण यही होता है कि किसी भी तरह का किसी पार्टी का एक्सप्लोटेशन ना हो सके। ऐसे ही जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति की ह्यूमन ट्रैफिकिंग सरकार अलाउ नहीं करती, या मान लो कोई भीख वगैरह मांगना, इसको नहीं सरकार अलाउ करती, या जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज 14 साल से कम होती है उनका इंडस्ट्रीज में जिस मतलब इंडस्ट्री में उनको अलाउ नहीं होता क्योंकि उनकी एज 14 से कम है, तो वहां पे भी उनको अलाउ नहीं करती। तो इसके लिए सरकार अलग अलग कानून बनाती है। मतलब सरकार के बीच में या इंडस्ट्री के बीच में और वर्कर के बीच में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिलते हैं, वो सभी की सेफ्टी के लिए किए जाते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम इन डोमेस्टिक मैटर। तो जो घर के मसले होते हैं, घरेलू मसले होते हैं, उसमें भी व्यक्ति को आज़ादी दी जाती है। तो आज़ादी देने का मेन जो मकसद होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सके, यानी कि वो कैसे मतलब अपब्रिंगिंग अपने बच्चों की चाहता है, अपनी अपब्रिंगिंग कैसे चाहता है, अपना पालन पोषण कैसा करना चाहता है अपने परिवार का, हर एक व्यक्ति को इसकी पूर्ण आज़ादी दी जाती है। यानी कि वो कैसे खाना चाहता है, कैसे वो कपड़े पहनना चाहता है, इसकी हर एक व्यक्ति को पूरी आज़ादी दी जाती है। मगर इसी के साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि जो एक इंडिविजुअल को फ्रीडम दी गई है, डोमेस्टिक फ्रीडम दी गई है, उसका वो गलत इस्तेमाल ना करे। तो अगर वो गलत इस्तेमाल करेगा तो फिर स्टेट इंटरफेयर कर सकती है, देश फिर उसमें इंटरफेयर कर सकता है। जैसे चाइना, चाइना तो खैर कम्युनिस्ट कंट्री है, मगर यहाँ पे उसका एग्जांपल लिखा है कि अगर चाइना में देखो एक वन चाइल्ड पॉलिसी है कि पेरेंट्स का एक ही बच्चा होना चाहिए, तो अगर पेरेंट्स इसको फॉलो नहीं करते तो जो चाइनीज गवर्नमेंट है इसमें वो इन्वॉल्वमेंट अपनी डोमेस्टिक अफेयर्स में दिखा सकती है। ऐसे ही मलेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर जो मेल होते हैं उनको अपने बड़े सर के बड़े बाल रखने की इजाज़त नहीं होती। तो ऐसे भी अजीब से कई बार आपको कानून देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। तो सामाजिक सुरक्षा का भी जो विश्वास होता है सरकारों की तरफ से इंडिविजुअल को दिया जाता है, जो सिटीजन्स के अधिकार है उसमें ये इंक्लूड होता है। इन केस अगर मान लो कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई बीमार है या मान लो कोई हैंडीकैप हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करती है कि इनको अलग अलग तरीके से जैसी उनकी नीड्स है उनकी मदद करती है। मान लो अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको उस वक्त इलाज की ज़रूरत है, तो उसको इलाज के लिए देखो फाइनेंशियल एड चाहिए, तो उसको फाइनेंशियल एड भी दी जाती है, और मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी उसको दी जाती हैं। और अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में वेलफेयर स्टेट्स जो होती हैं, तो उनका तो देखो हर एक जो एक पहलू होता है व्यक्ति का, ज़िंदगी का, उसके साथ वो कंसर्न्ड होते हैं।
तो वो क्योंकि वो चाहता है कि एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, उसकी ओवरऑल लाइफ जो है, उसमें सरकार इंटरेस्ट लेती है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू सर्विस। तो सर्विस भी सरकारों की तरफ से आपको दी जाती है। वो किस तरीके की सर्विसेज होती है, जैसे कई बार सरकार की तरफ सरकार आपसे वायदे करती है बहुत सारे, तो एक फिक्स टाइम पीरियड में वो आपको काम करके देंगे, ऐसे उनकी तरफ से भी वादे होते हैं। तो फॉर दिस पर्पस लॉज हैव बीन पास्ड। इस पर्पस को पूरा करने के लिए देखो कानून भी बनाए जाते हैं। और ऐसे कानून के दायरे में रहते हुए अगर किसी मान लो अपने ऑफिशियल से कुछ पूछा है, तो उसको वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में काम करना ही पड़ेगा। या कुछ भी आप अपना सरकारी ऑफिस से करवाते हो, तो एक विद इन फिक्स टाइम पीरियड जो फ्रेमवर्क होता है, उसी में रहते हुए उनको काम करना पड़ेगा। इन केस अगर वो नहीं करते, वो फेल हो जाते हैं, देन उनको लीगली एक्शन उनके ऊपर हो सकता है। ऐसे ही जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, तो वो आपको सरकार की जिम्मेवारी होती है कि आप सरकार की कामकाज के बारे में जानकारी रख सकते हैं। देखो ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया है सिविल राइट्स। ठीक है, लीगल राइट्स की जो तीन डिविजन है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है सिविल राइट्स, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे में चलेंगे, इकोनॉमिक राइट्स। तो इकोनॉमिक राइट्स देखो क्यों जरूरी होते हैं। हर एक इंडिविजुअल की जो लाइवलीहुड होते हैं, उसके लिए जरूरी होते हैं। जीवन जीने का जो साधन होता है वो होता है पैसा। उसके लिए देखो इकोनॉमिक राइट्स जरूरी होते हैं। अनेबल द इंडिविजुअल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो उसको जो पैसे कमाने का एक साधन मिलता है, अगर उसको इकोनॉमिक्स राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फर्स्ट राइट क्या है? राइट टू वर्क। तो काम करने का अधिकार हर एक स्टेट जो है, हर एक देश है, हर एक इंडिविजुअल को काम करने का अधिकार देता है, उसकी मर्जी का, हिज ओन चॉइस। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आपको पता है कि जरूरी होती है एक आप अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि अगर एक व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, उसको खाना मिले तीनों टाइम, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उसके पास नौकरी होनी चाहिए। तभी वो अपने परिवार की अपनी ये जो बेसिक नीड्स जो होती है उनको वो पूरा कर सकता है। तो बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो राइट टू वर्क है फंडामेंटल राइट्स का भी हिस्सा बनाया गया है। इवन अगर हम बात करें सोवियत यूनियन की, जो अभी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, जिसका मतलब अलग अलग जैसे 15-16 कंट्रीज के करीब एक संगठन था, आपको पता होगा, जिसको रशिया लीड करता था, तो उसको बोलते थे सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। तो उसने भी ये सुनिश्चित किया था कि उसके देश के हर एक नागरिक को नौकरी दी जाएगी। तो राइट टू वर्क हर एक देश के नागरिक को दिया जाएगा। मगर साथ ही साथ इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी जो देश है वो नौकरी दे नहीं पाते हैं। हर एक देश अपनी काबिलियत के अनुसार अपने देश के नागरिकों को नौकरी देने की कोशिश करता है, और इसी की पूर्ति के लिए वो देखो क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज वगैरह को एस्टेब्लिश करते हैं, फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करते हैं। आज के टाइम में आपको पता है कि इंडिया में जैसे दूसरे देशों की कंपनीज एमएनसीज वगैरह आके एस्टेब्लिश होती हैं, और उससे क्या होता है कि जॉब्स के जो चांसेस हैं भारत में लोगों को के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू एडिक्वेट वेजेस। तो आप जो भी काम करते हो, आप तभी खुशी खुशी करोगे जब आपको उसके लिए पूरे पैसे मिलते हैं। अगर मान लो कोई पूरा दिन काम करता है और दिन के अंत में उसको मान लो 50 रुपए या 100 रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो खुशी खुशी काम नहीं करेगा। इसीलिए जरूरी होता है कि जैसा उसका प्रोफेशन है उसी के अकॉर्डिंगली उसको पैसे भी मिलने चाहिए। इट विल इंक्रीज नॉट ओनली प्रोडक्शन बट हिज इकोनॉमिक कंडीशन। तो अगर उसको जितना किसी व्यक्ति ने काम किया है उसी के हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे, तो देखो दो फायदे होंगे। एक तो देखो काम की वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, अच्छे से काम करेगा दिल लगा के, और साथ ही साथ व्यक्ति की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें भी सुधार हमें देखने को मिलेगा। इसी से जुड़ा हुआ आप देखोगे कि कई बार स्टेट्स की तरफ से, सरकारों की तरफ से एक मिनिमम वेजेस फॉर लेबर एक्ट वगैरह बने होते हैं।
यानी कि जैसे बीसी रेट फिक्स होता है कि लेबर को मिनिमम कितने पैसे मिलेंगे एक दिन के लिए, और कुछ कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल्स में भी फिक्स्ड होता है कि जो क्लरिकल स्टाफ में काम करता है, चाहे वो एडहोक बेसिस पे भी काम करता है, मगर जो मिनिमम सैलरी होती है वो फिक्स की जाती है। तो उससे कम उनके जो भी हेड्स होते हैं वो सैलरी नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार की तरफ से फिक्स्ड कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का अधिकार। प्रॉपर्टी का अधिकार थोड़ा सा अगर पास्ट के हम जो भी थिंकर्स हैं उनको उठाएंगे तो थोड़ा सा फिर कंट्रोवर्शियल लगता है। जैसे अरिस्टोटल, जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, लोग फादर ऑफ लिबरलिज्म है, ये अगेंस्ट है प्रॉपर्टी राइट्स के। ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी राइट्स होना ही नहीं चाहिए। अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो वो बोलते हैं कि जो मतलब एक साधन होता है एक्सप्लोटेशन का, यानी कि जो अमीर होता है गरीब का एक्सप्लोटेशन करता है प्रॉपर्टी की वजह से, प्रॉपर्टी के जरिए। फॉर दिस बेटर सोशलिस्ट कंट्री आर अगेंस्ट द राइट। तो जो सोशलिस्ट कंट्री होती हैं वो इसके अधिकार के खिलाफ होती हैं। बट वी शुड नॉट फॉरगेट राइट टू प्रॉपर्टी हैज इन्फ्लुएंस्ड द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एवरी स्टेट। स्टेट कैन लिमिट द राइट टू प्रॉपर्टी इफ इट अफेक्ट्स द पब्लिक वेलफेयर। तो अगर लोगों का जो भला होता है उसमें प्रॉपर्टी किसी तरह की दिक्कत करती है तो फिर इसको लिमिट किया जा सकता है। बट अदरवाइज हर एक इंडिविजुअल के पास अधिकार होना चाहिए कि उसको संपत्ति रखने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि देखो, जब जहाँ पे हम इतने साल रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वहाँ के जगह से एक इंटीमेशन, एक प्यार हमारा उसके उस जगह से जुड़ जाता है। और ये भी ज़रूरी होता है कि वहाँ पर हमें एक पहचान मिले, और वो पहचान होती है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारे नाम पे भी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली डेफिनेटली फिर हम मतलब वहाँ पे और ईमानदारी से अपने आप को रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है राइट टू रेस्ट एंड लेजर। तो आराम करने का अधिकार होता है, फुर्सत का भी अधिकार होता है। मॉडर्न स्टेट्स, जो प्रेजेंट टाइम की स्टेट्स हैं, प्रेजेंट टाइम के जो देश हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं राइट टू लेजर, यानी कि फुर्सत के पल आप जियो, इसका वो अधिकार देते हैं। क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो मशीन नहीं है। इनफैक्ट मशीन की बात करें अगर हम मशीन की बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकती। तो इसी पर्पस को अचीव करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्टेट क्या करती है, जो एक व्यक्ति के वर्किंग आवर्स होते हैं उसकी जहाँ पे भी वो काम करता है वो निश्चित कर दिए जाते हैं। तो आप अक्सर देखोगे कि जहाँ पे भी आपके पेरेंट्स काम करते होंगे उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। और अगर वो अलग से काम करते हैं तो उनको अलग से उसके पैसे दिए जाते हैं। इस, इस नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो आर्थिक सुरक्षा का भी विश्वास सरकारों की तरफ से दिलवाया जाता है। क्योंकि देखो, अगर आर्थिक आर्थिक तौर पे व्यक्ति संपन्न नहीं है या अपनी वो जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, तो उसको आप कोई भी अधिकार दे दो तो उसके लिए उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं या बीमार होते हैं या अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, उनकी अलग अलग तरीके से वो हेल्प करते हैं। ओल्ड एज है तो उनके लिए देखो वृद्धाश्रम वगैरह खोले जाते हैं। जो बीमार होता है उनको फ्री में मेडिसिन वगैरह दी जाती है। जो अनएम्प्लॉयड होता है, जिसके पास नौकरी नहीं है, तो उसको बेरोजगार भत्ता वगैरह दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फिक्स्ड आवर्स ऑफ वर्क। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीवाद जो होते हैं, या जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनके लिए प्रायोरिटी, तो मेजोरिटी के लिए प्रायोरिटी यही रहेगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो इस पर्पस को वो पूरा करने के लिए वो कई बार कुछ रूल्स को फॉलो भी नहीं करते हैं, और मतलब एक्सप्लोटेशन तक भी उतर सकते हैं। जो वर्कर्स होते हैं उनका वो शोषण भी कई बार करना शुरू कर देते हैं। तो उनका शोषण रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि जो वर्कर्स होते हैं, लेबर जो होती है, उनके वर्किंग आवर फिक्स्ड होने चाहिए। इसी का ख्याल रखते हुए उनको जो गजटेड छुट्टियां दी जाती हैं, उनको ब्रेक वगैरह दिया जाता है काम में। और अगर वो एक्स्ट्रा टाइम काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, तो उनके लिए उनको अलग से
पे भी किया जाता है। तो इसका मेन जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो एक व्यक्ति है, जो लेबरर है, उसका एक्सप्लोटेशन हम होने से रोक सके। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिटिकल राइट्स कंटिन्यू करेंगे।